नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कर्नाटक के कोलार में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, खड़गे के बयान पर किया पलटवार। कहा, शंकर के गले का आभूषण है सांप, जनता मेरे लिए शिव। नीतीश कुमार ने ममता बनर्जी का अनुरोध किया स्वीकार। कर्नाटक चुनाव के बाद पटना में ताकत दिखाएगा विपक्ष, 2024 की शुरू करेंगे तैयारी। पहलवानों के प्रदर्शन पर सियासत तेज, पत्नी प्रियंका के बाद रॉबर्ट वाड्रा भी सपोर्ट में पहुंचे जंतर मंतर। केजरीवाल ने किया बिजली पानी देने का ऐलान। शीश महल पर एलजी के एक्शन से बौखलाई आम आदमी पार्टी, जांच से बचने के लिए उपराज्यपाल पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, एलजी जो कहेंगे चीफ सेक्रेटरी लिख कर दे देंगे। पीएम मोदी के मन की बात की सेंचुरी पूरी, कार्यक्रम को बताया जन आंदोलन। यूएन में भी किया गया 100वें एपिसोड का टेलीकास्ट। आज की पहली खबर में बात करेंगे पीएम मोदी के मल्लिकार्जुन खड़गे पर पलटवार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के कोलार में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। खड़गे के जहरीला सांप वाले बयान पर उन्होंने नाम लिए बगैर कहा, नाग भगवान शिव के गले का आभूषण है, मेरे लिए देश के लोग भगवान शिव की तरह हैं। कर्नाटक की जनता को विकास का आश्वासन दिलाते हुए पीएम ने कहा कि कर्नाटक का ये चुनाव सिर्फ आने वाले 5 वर्षों के लिए एमएलए, मंत्री या सीएम बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव आने वाले 25 सालों में विकसित भारत के रोड मैप की नींव को सशक्त करने का है। डॉक्टर साहब, जिस कोलार में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर बयान दिया, उसी कोलार में मोदी जी ने आज कांग्रेस पर प्रहार किया। देखिए, आज धुआंधार रैली प्रधानमंत्री कर रहे थे और जिस हिसाब से खड़गे साहब से एक गलती हो गई। उनको आजकल जानवरों से ज्यादा प्रेम हो गया है। कभी किसी को सांप कह दे रहे हैं, कभी किसी को गिद्ध कह दे रहे हैं, कभी पता नहीं किस तरह का बयान, और क्यों कांग्रेस पार्टी इस तरह की राजनीति पे तुली हुई है। मसला बहुत ही गंभीर है। आप 40% कमीशन के ऊपर आप कैंपेन चला रहे थे, वेल एंड गुड। जवाब प्रधानमंत्री ने दिया कि आप इस सरकार के ऊपर 40% का आरोप लगा रहे हो बिना किसी एग्जाम्पल को पेश किए हुए। अभी तक कोई केस या कोई इस तरह का प्रमाण नहीं मिला है, आप हवाई 40% कर रहे हो। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तो राजीव गांधी थे जिन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकारा था कि उनकी सरकार 85% कमीशन खा जाती है, और बात भी सही है। प्रधानमंत्री रहते हुए राजीव गांधी ने कहा कि हम दिल्ली से भेजते हैं 1 रुपए, जमीन में पहुंचता है 15 पैसा, बाकी 85 पैसे गायब हो जाते हैं। तो उस हिसाब से वो बाकी सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री मोदी को गालियां देकर घेरने की कोशिश करोगे तो आज क्या जवाब दिया गया। उन्होंने हिंदुत्व को बकायदा लपेट करके पेश कर दिया आपकी गाली से। आपने कहा सांप है, बोले कहे हम भी सांप ही है। सांप तो भगवान शिव के गले का शोभा है, और हमारे लिए जनता शिव है, और मैं सांप बनने के लिए तैयार हूं। तो यही फर्क है एक सीजन्ड पॉलिटिशियन में और एक ऐसा ग्रुप जो भद्दी भद्दी गालियां देकर राजनीति कर वोट प्राप्त करना चाहता है। जी बिल्कुल, कांग्रेस लगातार अपने बेतुके बयानों से पीएम मोदी को साधने की कोशिशों में लगी रहती है, जिसका सीधा जवाब अब पीएम ने अपनी कोलार की रैली में दिया है। वहीं बिहार में विपक्षी एकता को लेकर बैठक जल्द ही होने वाली है। सीएम नीतीश कुमार ने सीएम ममता बनर्जी का अनुरोध स्वीकार कर लिया है। मीडिया से बातचीत के दौरान नीतीश कुमार ने ऐसे संकेत दिए कि संभावना है कि कर्नाटक चुनाव के बाद पटना में विपक्ष की ताकत दिखे। विपक्ष एकता को लेकर पटना में बैठक करने की बात को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग सभी नेताओं के साथ मिलकर बातचीत कर रहे हैं, अभी कुछ और लोगों से बातचीत होनी है। आपको बता दें कि बीते 24 अप्रैल को जब सीएम नीतीश कुमार विपक्षी एकता को लेकर कोलकाता गए थे, तो ममता बनर्जी ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि जिस तरह
जेपी मूवमेंट की शुरुआत बिहार से हुई थी, उसी तरह सभी पार्टियां मिलकर बिहार में ही बैठक करें। डॉक्टर साहब, क्या कुछ अब पटना में देखने को मिल सकता है? देखिए, ये राजनीति का बड़ा तगड़ा दांव है, इसको समझना जरूरी है। जब आप कहते हैं कि भाई पटना वो केंद्र होगा अपोजिशन यूनिटी का, तो ममता बनर्जी आउटराइटली ये बात कह रही है कि कांग्रेस को हम अपना लीडर स्वीकार नहीं करेंगे, कांग्रेस की छत्र छाया में हम ये काम नहीं करेंगे। और इसीलिए जब आप ये कहते हैं कि भाई केंद्र जो है वो पटना होगा, तो इसका मतलब है कि ममता बनर्जी कांग्रेस को दूर रखकर किसी भी फ्रंट की परिकल्पना या फिर उसके जो कोशिश होगी उसमें वो साथ रहेगी। अब दिक्कत क्या है, नीतीश बाबू तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि भाई कांग्रेस के बिना कोई अपोजिशन का कोई मोर्चा कारगर साबित नहीं होगा। लेकिन ममता बनर्जी का नो कहने का अंदाज निराला है। जैसे ये बात कही गई भाई पटना में सब कुछ होगा, दिल्ली में कुछ नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी से विरोध शुरू हो गया। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पटना क्यों करेंगे, सब कुछ दिल्ली में होगा। अब इधर ममता बनर्जी ने ये प्रपोजल दिया, उधर ये बातचीत हो रही है, तो कांग्रेस पार्टी का खेल देखिए। अभी दंगे चल रहे हैं वहां पे, वो बंगाल के अंदर, वहां आज कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी के खिलाफ, ये अधीर रंजन चौधरी वो धरना प्रदर्शन करने उतर गए और ये कह रहे हैं कि ये जो सरकार चल रही है वो ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो गई है। तो बोले पहले तय कर लो कौन कौन साथ में हो, कौन कौन साथ में नहीं हो। और ये जो उठा पटक राजनीतिक खेल हो रहा है, ये लोग इससे भ्रमित हो जाते हैं। भाई आपको एक यूनाइटेड अपोजिशन क्रिएट करना है, सारे नेता बैठो, एक आदमी को लीडर चूज करो और कहो भाई मोदी को हटाना है, आप बैठिए फैसला कीजिए। मालूम चल रहा है कि शरद पवार अलग रास्ते पे, उद्धव ठाकरे अलग रास्ते पे, ये अलग, केजरीवाल का अलग गाना बज रहा है, इधर ममता बनर्जी अलग, नीतीश कुमार इधर से उधर घूम रहे हैं, उधर केसीआर अलग बीन बजा रहे हैं, इधर वामपंथी कह रहे हैं कि हम तो अकेले लड़ेंगे। पता नहीं किस तरह की यूनिटी की लोग बात कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने पटना का ये जो प्रस्ताव दिया है उसका मतलब यही है कि वो कांग्रेस की छत्र छाया में कोई भी पॉलिटिकल अलायंस के साथ वो नहीं आएंगी। जी बिल्कुल। बीजेपी के खिलाफ 2024 के लिए विपक्ष मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा है, जिसकी शुरुआत पटना से होने की संभावना जताई जा रही है। आगे बात करते हैं जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के धरने की। पहलवानों का धरना लगातार जारी है और कई विपक्षी पार्टियों का उन्हें समर्थन भी मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल, प्रियंका वाड्रा और अब उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी पहलवानों के सपोर्ट में जंतर मंतर पहुंचे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने वाली 7 पहलवानों को सुरक्षा मुहैया करवाई है। पुलिस ने सभी पहलवानों से उनके बयानों से संबंधित पूछताछ भी की है। अब जल्द ही उनका बयान भी दर्ज किया जाएगा। डॉक्टर साहब, क्यों बार बार इस मामले में सियासत तेज हो रही है? देखिए, अब तो अखाड़ा रहा नहीं वो कुश्ती का, जंतर मंतर में ये लोग राजनीति कर रहे हैं। भाई सारे पहलवानों का भी आपको समर्थन नहीं है। ये भीम आर्मी वाला वो आपको न्याय दिलाएगा, सतपाल मलिक दिलाएंगे, ये रॉबर्ट वाड्रा दिलाएंगे, प्रियंका वाड्रा दिलाएंगी, ये केजरीवाल दिलाएंगे, ये वामपंथी दिलाएंगे और आपको न्याय मिल जाएगा कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, हाँ, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये खिलाड़ियों का है। भाई कौन खिलाड़ी है इसमें जो पिछले 2 साल में कोई मेडल लेकर के आया हो? आप कह रहे हो कि भाई नेशनल, दिक्कत क्या है कि आप जिन शोषण के बारे में आप पूरा आंदोलन चला रहे हो, वो लड़कियां कहां हैं, शिकायतकर्ता कहां है? ये जो लोग बैठे हुए, इनकी बड़ी बहन है बबीता फोगाट, उन्होंने ट्वीट किया कि भाई जो आप आरोप लगा रहे हो वो लड़कियां कहां हैं? भाई आप चौधरी बनना चाह रहे हो, कह रहे हो कि भाई 12 साल से यौन शोषण हो रहा था, तो भाई अपनी शादी में क्यों बुला रहे हो? कितने सारे वीडियोस आ गए, जो लोग वहां बैठे हुए हैं
वो भूरी भूरी प्रशंसा पब्लिक फोरम पे कर रहे हैं कि ब्रजभूषण जब से आए कुश्ती संघ जो है बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है, नए नए खिलाड़ी आ रहे हैं। भाई चित भी मेरी, पट भी मेरी, अड़ा मेरा, खड़ा मेरा, ये ऐसे थोड़ी होता है। आपको राजनीति करनी है, हुडा के लिए बैटिंग करनी है, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करनी है, ये केजरीवाल वाला रास्ता मत अपनाओ। जंतर मंतर से देश की जनता थक गई है। सीधे सीधी आप जाइए, राहुल गांधी से मिलिए, बाकायदा पार्टी ज्वाइन कीजिए, चुनाव लड़िए, क्या दिक्कत है। घर की लड़ाई, एक अखाड़े की लड़ाई आप उसको नेशनल इशू बनाएंगे, वो तो मीडिया की बलिहारी है। जिस तरीके से सीए को बना दिया, जैसे ये अन्नदाता अन्नदाता करके ये खालिस्तानियों को जो है माथा चढ़ा दिया, देश के अंदर में इतने दिनों तक कोहराम मचता रहा। तो यही एक टूल किट गैंग का काम है। ये लोग चाह रहे हैं भाई खिलाड़ियों के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ दो चार बयान मिल जाए, उसको लेकर के फिर हम लड़की हूं, लड़ सकती हूं, प्रियंका वाड्रा पहुंच गई। ये सब ये कुश्ती महासंघ के दो कॉम्पिटिटर कि कौन अध्यक्ष बनेगा, ब्रजभूषण और ये हुडा, ये देवेंद्र हुडा जो हुडा साहब के सुपुत्र हैं, ये इसी का झगड़ा है और इसके अलावा कुछ नहीं है। जो लोग भावावेश में ट्वीट कर रहे हैं उनकी बुद्धि की बलिहारी है। जी बिल्कुल, पहलवानों के मामले में कार्रवाई हो रही है, लेकिन फिर भी मामले में सियासत लगातार गर्माती चली जा रही है। अगली खबर में बात करेंगे एलजी के एक्शन पर आपके बवाल की। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में हुए रेनोवेशन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस मामले में चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखकर जांच के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद एलजी की ओर से आदेश दिए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एलजी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो एलजी के लगाए हुए चीफ सेक्रेटरी हैं। एलजी उन्हें जो कहेंगे चीफ सेक्रेटरी वो लिखकर दे देंगे। यही अब तक का पैटर्न रहा है। डॉक्टर साहब, क्यों आम आदमी पार्टी की तरफ से इस तरह की प्रतिक्रिया? देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं, इट्स अ गैंग ऑफ पैथोलॉजिकल लायर्स। ये झूठ बोलने में माहिर हैं। आप चीफ सेक्रेटरी, अपने ही सरकार के चीफ सेक्रेटरी को यह कह रहे हो कि वो कुछ भी लिख के दे देगा। अगर हिम्मत है केजरीवाल में और उसके ये तमाम जो चट्टे बट्टे हैं, हिम्मत अगर तुम में है तो तुम ये जो नवभारत के ऊपर जो तमाम दावे किए जा रहे हैं, जो तमाम दस्तावेज आए हैं, कोर्ट में जाओ, पुलिस में जाओ, एक कहो कि ये दस्तावेज फर्जी है। इसकी हिम्मत है तुम में? झूठ बोलने में सबसे आगे। भाई आप तो कहते रहे मनीष सिसोदिया के घर में कुछ नहीं मिला, मनीष सिसोदिया तो बेकसूर है, यही कह रहा था ना। यही चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट थी कि इसमें घपलाबाजी हुआ है। 8 पॉइंट उसने दिए थे, सीबीआई जांच हुई, ईडी की जांच हुई। जज साहब क्या कह रहे हैं? जज साहब कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है और ये मनीष सिसोदिया और विजय नायर, इन दोनों ने मिलके न सिर्फ कानून को तोड़ा है, करोड़ों रुपए का घपला भी किया है। तो दूध का दूध, पानी का पानी। अगर ये सौरभ भारद्वाज, ये केजरीवाल अपने आप को ये समझता है कि देश की न्यायिक व्यवस्था से भी वो ऊपर है, तो देश की जनता देख रही है। ज्यादा गुमान, अहंकार या दंभ कि हमें प्रचंड बहुमत मिलता है, मैं तो दिल्ली का मालिक हूं, 8 लाख रुपए का पर्दा मैं लगाऊं, तुम्हारे को क्या जाता है। अगर ये एटीट्यूड रहा तो इससे बड़े बड़े नेता इस देश में आए और कहां गायब हो गए वो पता तक नहीं चलता। जी बिल्कुल, केजरीवाल के चौतरफा घिरने के बाद अब आम आदमी पार्टी खुद पर लगे आरोपों से बचने के लिए उल्टी सीधी बयानबाजी करने लगी है। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे पीएम मोदी के मन की बात की सेंचुरी की। आज के ही दिन 9 साल पहले शुरू हुए पीएम मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100 एपिसोड आज पूरे हो गए। इस 100वें एपिसोड को ऐतिहासिक बनाने के लिए खास तैयारियां की गई। इस एपिसोड का लाइव प्रसारण देश भर में 4 लाख सेंटरों में हुआ। देश भर के विभिन्न सामाजिक संगठन, सिविल सोसाइटी और अन्य संस्थाओं ने भी मन की बात के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाग लिया। यहां तक कि विश्व भर में प्रवासी भारतीय भी पीएम के मन की बात के इस 100वें एपिसोड को सुन पाए। इसके साथ ही इस एपिसोड का प्रसारण संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में भी किया गया। डॉक्टर साहब, कैसा रहा मन की बात का ये सफर? देखिए, ये कोई रेडियो प्रोग्राम नहीं है, ये एक आंदोलन बन गया।
ये फर्क आज के तमाम लीडर्स और प्रधानमंत्री मोदी में है। किस तरीके से जनता को किसी चीज के साथ जोड़ना, पीपुल्स पावर, जनता की जो शक्ति है, जो जनशक्ति है, उसका कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी से बेहतर आज की तारीख में कोई नहीं जानता। और लीडर का मतलब यही होता है कि जब आप कोई भी आंदोलन, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी योजना इस तरीके से शुरू करें कि जिसमें जन सहयोग मिलना शुरू हो जाए, जनता का पार्टिसिपेशन मिलना शुरू हो जाए, तब वो सक्सेसफुल कहलाता है। और इसीलिए ये जो मन की बात, ये प्रधानमंत्री के मन की बात नहीं है। आप देखिए जो आज उन्होंने बातें कही, एक इंडिविजुअल हिमाचल की पहाड़ियों में वो साफ सफाई में लगा हुआ है कि हिमाचल को साफ करना है, उसको मन की बात में जगह मिली। अब वो कह रहा है कि बहुत हम तो बंद करने वाले थे, लेकिन इस कार्यक्रम से जुड़ने के बाद आपने हमारे बारे में जानकारी दी। और कहां से आपने ये जानकारी इकट्ठा की? मैं तो किसी के सामने कहीं कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहा था। और उसके बाद से दिन रात हम पर डे 4 टन कूड़ा हिमालय से निकालते हैं। और एक मणिपुर की कहानी कि किस तरीके से कमल की डंडी से वो जो टेक्सटाइल बनाया जा रहा है उसका पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा है। ये सारी कहानी लोगों को, कश्मीर किस तरह की एक कहानी थी, इस तरीके से कई सारी चीजों को लेकर जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कैसे जो चाइनीज टॉयज जो है, ये मन की बात से ही हिंदुस्तान का जो टॉय इंडस्ट्री जो है वो कितना डेवलप कर गया। तो ये सारी चीजें होती है एक लीडर की पहचान। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि विदेश मंत्री अमेरिका में थे और वो कटाक्ष कर रहे थे कि 2 बजे रात में, अगर 2014 से पहले, प्रधानमंत्री के पहले, मोदी के पहले अगर कोई कहता कि 2 बजे रात में प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के लिए सबको रहना है, और ये टिकट के द्वारा बुकिंग के लिए भी एम्बेसी को ये कहना पड़ा कि भाई हमने रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया है क्योंकि इतने सारे लोग उसमें शामिल होना चाह रहे थे, तो क्या कोई यकीन करता? वाकई कोई यकीन नहीं करता। रेडियो पे प्रधानमंत्री की बातें सुनने के लिए 4 लाख जगहों पे लोग इकट्ठा हुए। ये जो विपक्षी जो गालियां देते हैं ना, आप ये समझिए कि कितना फ्रस्ट्रेट होते होंगे कि एक व्यक्ति रेडियो पे आकर के बोल रहा है, तो ये इस तरह की पॉपुलैरिटी है। तो खैर, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं, उसकी गरिमा को आसमान में पहुंचा दिया। हिंदुस्तान में कई सारे प्रधानमंत्री हुए जिससे वो कुर्सी, वो ओहदा कलंकित हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह का एक मापदंड, एक जो पैरामीटर जो छोड़ के जा रहे हैं, वो आगे आने वाले प्रधानमंत्रियों के लिए काफी मुश्किल होगा इनसे मैच कर पाना। जी बिल्कुल। पीएम मोदी के कार्यक्रम की सेंचुरी आज पूरी हो गई। 9 सालों में मन की बात में पीएम मोदी ने कई अनछुए पहलुओं को सामने रखा, साथ ही देश की जनता से सीधा संवाद भी किया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों को पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।